आज हम इस वीडियो के माध्यम से गुलाम वंश पढ़ेंगे। गुलाम वंश को दास वंश भी कहा जाता है और हम जानेंगे कि यह मतलब जो चैप्टर है एक्चुअली इसमें क्या बताया गया है, क्या यह वंश की कहानी रही है। तो देखिए, इसमें बेसिकली वैसा जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको बताएंगे, और जो भी एग्जाम आप गवर्नमेंट का देंगे या फिर यदि आप जानने के मकसद से यह वीडियो को सुन रहे हैं तो भी आपके लिए काफ़ी क्या होगा, बेनिफिट ही होगा, ठीक ना। मोहम्मद गोरी जो है वो तुर्किस्तान देश के एक छोटे से राजा रहते हैं। अब मोहम्मद गोरी अपने घर में छोटा सा जगह पे शासन कर रहे होते हैं, मिडिल ऑफ एशिया के अंदर, मध्य एशिया के अंदर। और मोहम्मद गोरी का दोपहर के 12 बजे दिन में दरवाजा को खटखटाया जाता है, और वह दरवाजा को खटखटाने के लिए एक न्यायाधीश सामान के अधिकारी आते हैं, और वह क्या कहते हैं मोहम्मद गोरी को कि गोरी साहब, एक बच्चा है, उसको क्या आप खरीदिएगा? क्या वह बच्चा को आप अपने अंदर काम कराने के लिए रखिएगा? मोहम्मद गोरी को बिल्कुल भी पता नहीं था कि यह बच्चा भविष्य में बहुत बड़ा कुछ कर जाएगा, ठीक ना। तो मोहम्मद गोरी बोले ठीक है, सो 1000-2000 रुपया में यह बच्चा को, मतलब उस वक्त दिनार चलता था, तो 1000-2000 दिनार में यह बच्चा को मोहम्मद गोरी खरीद के अपने अंदर रख लेते हैं। और मोहम्मद गोरी उससे अपना छोटा मोटा काम मिडिल ऑफ एशिया की कंट्री में कराने लगते हैं, ठीक ना। और आराम से छोटा मोटा काम कराते हैं, बर्तन धोने का काम, पाँव दबाता है यह मोहम्मद गोरी का, जूठा उठाता है, घर का ही छोटा मोटा काम। और वह मात्र 11 साल का बच्चा था, ठीक ना, 11 साल का बच्चा। तो वह एकदम धीरे 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 बड़ा भी होने लगता है, और मोहम्मद गोरी को देखता है कैसे युद्ध मोहम्मद गोरी लड़ते हैं। और जैसे जैसे वह बड़ा होता है, वह मोहम्मद गोरी को ही सलाह देने लगता है कि गोरी साहब ऐसे नहीं, ऐसे युद्ध रखिए, क्योंकि गोरी को जब युद्ध लड़ते देखा तो गोरी ने कई बार भारत पे आक्रमण भी किया था। आपका 1192 1193 में भारत पे आक्रमण भी गोरी किए थे कुछ सेना के साथ, कुछ सेना के द्वारा मिलके, लेकिन उनको हमेशा हार ही मिली। वैसा कुछ खास इनका मोटिव भी नहीं रहता था, इनका मोटिव एक ही रहता था कि भारत को लूटना है और फिर अपने कंट्री को वापस आना। इनका बस इतना ही छोटा सपना हुआ करता था मोहम्मद गोरी का, लूटना है, वापस आना है। जीतने का सपना कभी नहीं देखते थे, क्योंकि उनको लगता था कि जीत नहीं पाएंगे, ठीक ना। तो मोहम्मद गोरी जैसे तैसे मतलब अपना साम्राज्य खींच रहे थे, बहुत बड़ा साम्राज्य के राजा नहीं थे। तो मोहम्मद रोज गोरी के अंदर जो बच्चा था, मात्र धीरे धीरे वह मासूम सा बच्चा बड़ा होने लगा, और बड़ा होते होते वह अपने ही राजा को सलाह देने लगा, ठीक ना। अच्छा फ्रेंड, एक चीज याद रखिएगा, यह जो गुलाम वंश है, इसमें कुल मिलाकर 11 शासक तो आए, लेकिन 3 ऐसे शासक हैं जिनके मतलब गुलाम ही राजा बन गए। जैसे मोहम्मद गोरी किनके गुलाम थे, सॉरी, मोहम्मद गोरी के गुलाम कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का गुलाम, आगे पढ़िएगा तो ऐसे 3 राजा हैं जो गुलाम के गुलाम ही राजा बने हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसका नाम गुलाम वंश भी रखा गया। दास वंश, दास को भी गुलाम ही कहते हैं, क्योंकि वो भी एकदम नौकर की तरह घर में, महल में बंद रहता है। दास हो गया, गुलाम हो गया। और कुछ इतिहासकार इसको मामलुक वंश भी कहते हैं, ठीक ना। तो मामलुक भी कहते हैं, दास भी कहते हैं, या फिर गुलाम भी कहते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कहा जाता है मोहम्मद गोरी भारत के छोटे मोटे सभी शासक को हराकर भारत में अपना साम्राज्य मतलब जीत चुके थे, ठीक ना, अपना सत्ता स्थापित किया। लेकिन उसके पहले बहुत बड़ी कहानी है, ठीक ना। कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे जैसे मतलब वह जो नौकर था उसका ही नाम कुतुबुद्दीन ऐबक आगे जाके पढ़ा, वह सलाह देने लगा, और उसको बार बार मोहम्मद गोरी डांट देते थे, तुम अपना काम करो, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक सलाह देने का काम नहीं छोड़ा। और जब एक बार बहुत मंत्री के मनाने पे मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक का बात माने, वही नौकर का बात माने जो बच्चा उसके घर में पैर दबाने के लिए था, तो उससे उनको कई युद्ध जीतने को दिखा जीवन में, ठीक ना। उसने लगातार कई 36-37 युद्ध लगातार जीत लिया कुतुबुद्दीन ऐबक के कहने पे। तो
उसको लगने लगा ये कुतुबुद्दीन ऐबक काफ़ी दिमाग का तेज है और इसको युद्ध नीति काफ़ी अच्छा आती है। इस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने सेना बना दिया और वह नौकर जो था दास था, दास मुक्त पत्र दे करके सेना बना दिया, ठीक ना। और कुतुबुद्दीन ऐबक अब मोहम्मद गोरी के साथ सेनापति के रूप में काम करने लगा। अब सोचिए वही बच्चा जिसको बेचा गया था एक न्यायाधीश के द्वारा, काजी काजी कहा जाता है, ठीक ना, काजी के द्वारा बेचा गया था। और वह बच्चा भविष्य में कुतुबुद्दीन ऐबक नाम से प्रसिद्ध होता है और मोहम्मद गोरी का काफ़ी सपोर्ट करके मोहम्मद गोरी का एक छोटा सा साम्राज्य को बहुत बड़ा कर देता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से मोहम्मद गोरी को उस बच्चे पे एक तरह से घमंड भी था। और आने वाले दिन में मोहम्मद गोरी की जो एक सुंदर सी बेटी थी, उससे यह बच्चा की मतलब जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, दोनों आपस में प्रेम कर लिया, क्योंकि एक ही जगह रहते थे। और लड़का लड़की जहाँ एक जगह रहेंगे, वहाँ आपको पता ही है थोड़ा सा अट्रैक्शन तो होगा ही। और कहीं ना कहीं लड़का भी बहुत लायक था, तो आपस में क्या कर लिए, दोनों शादी ही कर लिए। और मोहम्मद गोरी को यह शादी से कोई भी दुख दुख नहीं हुआ, क्योंकि मोहम्मद गोरी को लगता था कि यह लड़का क्या है, काफ़ी लायक है। इस प्रकार से अगर शादी कर भी लिया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिए कि गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक एक छोटा सा नौकर था किसके अंदर, मोहम्मद गोरी के अंदर। अब वह दामाद बन गया किसका, मोहम्मद गोरी का, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी का बेटी से शादी कर लिया। अब गोरी जो है और मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक दोनों ससुर और दामाद मिलके अलग अलग साम्राज्य को जीतने लगे और अपने साम्राज्य में मिलाने लगे, ठीक ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह मोहम्मद गोरी को सपना दिखाया कि ससुर जी टेंशन मत लीजिए, जो भारत आप जिसको सोने की चिड़िया कहते हैं ना, वो भी जीत के आपके कदम में ना रख दिए तो मेरा नाम, हम अपना नाम बदल लेंगे, ठीक ना। तो यह बात से मोहम्मद गोरी को विश्वास ही नहीं हुआ। मोहम्मद गोरी कहे अरे भाई साहब कैसे जीत पाओगे, भारत में बड़े बड़े शासक काम कर रहे हैं, बड़े बड़े शासक राजा हैं, जैसे आपका राजा रामचंद्र देव है, पृथ्वीराज चौहान है, भारत को जीतना बहुत मुश्किल है, इतना तुम सपना मत देखो, नहीं तो जो भी है सब चला जाएगा, ठीक ना। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक कहा आप टेंशन नहीं लीजिए, आपको मेरे पे विश्वास है तो बस विश्वास रखिए, हम आपको भारत जीत के आपके कदम में नहीं रख दिए तो हम अपना नाम बदल लेंगे। यह भरोसा कुतुबुद्दीन ऐबक दिलाया किसको, मोहम्मद गोरी को। तो मोहम्मद गोरी भी सपना देखने लगा कि भाई साहब भारत जीत लेंगे, कितना बड़ा नाम हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से मोहम्मद गोरी सोचने लगा कि काजी से हम जो बच्चा खरीदे, आज वह बच्चा इतना लायक निकल गया, इतना बड़ा लोग मतलब इतना दिमाग का तेज निकल गया कि उसने भारत जीतने तक का हमको सपना दिखा रहा है, ठीक ना। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक भारत जीतने के लिए सेना को तैयार करने लगे, तो कहा जाता है कि सेना को काफ़ी डिसिप्लिन में रखे थे, हर तरह का शराब से सेना को मुक्त करा दिए थे, हर तरह का जो भी सेना को कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग देने लगे थे, ताकि किधर से युद्ध करना है, कहाँ से तोप चलाना है, कहाँ पे कितना सैनिक को जाके वार करना है, पहले किसको मारना है, पहले क्या करना है, हर तरह का ट्रेनिंग कुतुबुद्दीन ऐबक अपने सेना को दे करके भारत पे आक्रमण करा दिए। और कहा जाता है कि यह जो मुस्लिम आक्रमण भारत पे हुआ था 1205 ईस्वी या 1206 ईस्वी में, इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक जीत गए और राजा रामचंद्र देव, पृथ्वीराज चौहान, ये सब राजपूत राजा थे, ये सबको हार का सामना करना पड़ा। और ऐसा कहा जाता है कि युद्ध के दौरान ही जो राजा रामचंद्र देव थे, पृथ्वीराज चौहान थे, इन लोगों का डेथ हो गया, ठीक ना। और अब भारत का सत्ता कौन संभालने के लिए आ गया, जो मुस्लिम, जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो दास था मोहम्मद गोरी का, मतलब गोरी का स्थापत्य हो गया साम्राज्य कहाँ, भारत में, क्योंकि गोरी जीत चुका था अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक के दम पर। गोरी को लग रहा था कि मेरा दामाद इतना लायक है, इतना लायक का दामाद है कि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक मेरा इतना लायक का दामाद है, ये हमको भारत जिता दिया, इससे ज़्यादा खुशी का बात कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक ना। भारत में उसका झंडा लहरने लगा। उसके बाद जो ससुर था और कुतुबुद्दीन ऐबक जो दामाद था और ससुर जो था मोहम्मद गोरी, दोनों में आपस में डिस्प्यूट हो गया, क्योंकि मोहम्मद गोरी बोला देखो भाई हम तो चले तुर्किस्तान को ही संभालने के लिए, क्योंकि उधर ही मेरा ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला तुम मेरे दामाद हो, तुम मेरे बेटा के समान हो, क्या करो ना कि तुम ही राजा बनो भारत का।
लेकिन इसी बात पे कुतुबुद्दीन ऐबक और दोनों में बोला, नहीं नहीं ससुर जी, हम आपके लिए भारत जीते हैं, आप राजा बनो। एक चीज याद रखो, कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ईमानदार था, इसको कोई भी घमंड नहीं था, इसको पता था कि हमारा जो शुरुआती जीवन था हम नौकर ही थे, और हम अपने अच्छे थोड़ा सा राजा को सपोर्ट करके आज हम यहाँ भी हैं। तो कहीं ना कहीं वो जमीन से जुड़ा ही रहता था, क्योंकि राजा का वह नौकर था और अपने आप को सही में समझता भी था कि हाँ, हम राजा हमसे काफी ऊंचा है, और हम राजा का बस सिर्फ दास हैं, राजा का सेवक हैं, ठीक ना। गोरी ही राजा बने, क्योंकि गोरी के लिए ही साम्राज्य को जीता गया है, मेरा कोई हक नहीं है भारत का राजा बनने का। लेकिन मोहम्मद गोरी के कई बार कहने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक इस बात को मान लेता है, और वर्ष 1206 में भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक क्या बन जाता है, भारत का राजा बन जाता है, ठीक ना। लेकिन एक चीज याद रखो, 1206 के पहले भारत में एक भी मुस्लिम का मतलब मुस्लिम का शासन नहीं हुआ था भारत में 1206 के पहले। और भारत में 1206 में ही मुस्लिम का शासन स्थापित हुआ। उसके बाद में ही भारत में मुस्लिम लोग रहने लगे, आने लगे। फिर मुगल आ गया, मुगल में मुस्लिम ही मुस्लिम था। तो आज जो आप भारत में हिंदू मुस्लिम मुस्लिम का जन्म जो भारत में हुआ है ना, वो 1206 ईस्वी में ही मुस्लिम का शासन स्टार्ट हो गया भारत में, ठीक ना। उससे पहले सब हिंदू का ही शासन चलता था, राजपूत का शासन चलता था, ठीक ना। राजा रामचंद्र देव, पृथ्वीराज चौहान, उससे पहले चले जाओगे तो चंद्रगुप्त मौर्य, घनानंद, बहुत अलग अलग राजा थे। आप पढ़ोगे अलग अलग डायनेस्टी तो आपको प्राचीन इतिहास में ही समझ में आ जाएगा कि भारत में कभी मुस्लिम नहीं था। ये जो मुस्लिम भारत में आया है, यह 1206 ईस्वी में ही आया है, ठीक ना। तो एकदम मस्त सभा लगाया कुतुबुद्दीन ऐबक, और सभा में बहुत लाखों आदमी का जुटा हुआ था। और उस सभा में कुतुबुद्दीन ऐबक सभी जनता को विश्वास दिलाया कि देखिए, आप लोग भले भारत में रहते हैं, हम भले एक मुसलमान हैं, लेकिन मेरा कभी भी नीति आप लोगों को लेकर गलत नहीं है। आपका बस राजा चेंज हुआ है, हम आप लोगों के लिए हमेशा एक ईमानदारी ईमानदारी से काम करेंगे। हम आप लोगों को कभी भी किसी भी तरह का कोई तकलीफ होने नहीं देंगे, और हम धर्म को एक साइड और शासन को एक साइड रख के शासन करेंगे। हम कभी भी हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग नहीं समझेंगे, कभी भी भेदभाव नहीं करेंगे। मेरे लिए सारी जनता एक बराबर है, और हम सभी को एकदम इक्वल नज़र से देखेंगे, क्योंकि राजा का यह धर्म और कर्तव्य ही होता है कि सभी जो भी जनता है उसको धर्म वगैरह को ना देख करके, ना जाति देख करके, सभी को इक्वल नज़र से देखना। तो हम एकदम वैसा ही करेंगे, आप बिल्कुल हमसे ना डरें। हम भले जाति के मुसलमान हैं, लेकिन हम दिल का बहुत साफ हैं, ठीक ना। इस प्रकार से गोरी बहुत अच्छा अच्छा भाषण दिया, और लोगों को इसका भाषण से काफ़ी खुशी हुई। और बहुत सारा हिंदू जो प्रजा थे, वो बहुत सारा अपना दुख कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने 1206 में रखा कि राजा साहब, मेरी बेटी का शादी है, मेरे पास धन नहीं है। किसी ने कहा कि मेरा खेत बिक गया टैक्स देने के कारण, मेरे पास बैल नहीं है, उस बैल खरीदना है। तो राजा हर दुखिया लोगों को, हर दुखी हिंदू को, हर दुखी मुस्लिम को लाखों रुपया का दान देने लगा। इसीलिए इतिहासकार इसे जानते हैं लाख बख्श कह के पुकारे हैं, क्योंकि जो भी इसके पास दया के मतलब जो भी अपना दुख रखता था, उसको राजा लाखों रुपया का दान देते थे। इसीलिए इतिहासकार लाख बख्श कहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही ईमानदार, बहुत ही संस्कारी और बहुत ही अच्छा राजा घोषित हुआ है, ठीक ना। क्योंकि यह देखिए, शुरू से ही बच्चा में नौकर से आज यह राजा तक का सफ़र एक मामूली धोखेबाज इंसान तो नहीं कर सकता है, यह कोई ईमानदार लोग ही करेगा। तो बहुत ईमानदार था, बहुत ही नेक विचार का था, और मेहनती था, और वो अपना मेहनत पे विश्वास रखता था। भले यह मुसलमान था, जो भी था, हम हमारे भारत को ये जीता। हम आप लोग को भी कहेंगे कि आप कुतुबुद्दीन ऐबक के लाइफ से अपने जीवन में प्रेरणा लें कि कुतुबुद्दीन ऐबक कितना स्ट्रगल करके आज यह भारत का साम्राज्य स्थापित कर दिया, भारत का राजा भी बन गया है। काफ़ी बड़ा बात है भाई, उतना नीचे से उतना ऊपर जाना, ठीक ना। एक चीज़ याद रखिएगा, ऐबक एक तुर्क जनजाति का मुसलमान था, ठीक ना। और बचपन का घर इसका कहाँ था, निशापुर। और इसको निशापुर में इसकी मम्मी पापा रहते थे, मोहम्मद गोरी के, अथी कुतुबुद्दीन ऐबक के। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को एक काजी के हाथ में बेच दिया गया। फिर वह काजी वह बच्चा को खरीदा कुछ रुपया में, और फिर कुछ ज़्यादा रुपया ले करके मोहम्मद गोरी को बेच दिया। तो यह बच्चा का देखिए भविष्य कितना उज्जवल रहा कि यह योद्धा के रूप में उभर के आया, ठीक ना।
अब हम जानेंगे कि जब यह भारत का राजा बनता है तो वह अपना राजधानी कहाँ बनाया? लाहौर में बनाया, ठीक ना? अपना राजधानी लाहौर में बनाया। चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को लगता था कि लाहौर जो है विदेशी का एंट्री गेट है और यहीं से विदेशी एंट्री लेते हैं, ठीक ना? यदि हम लाहौर को ही अपना राजधानी बनाएंगे तो दुश्मन भारत में घुसेंगे ही नहीं। जब घुसने ही नहीं देंगे दुश्मन को तो हमारा भारत सेफ रहेगा और हम गेट पे ही बैठे रहते हैं डट के, ठीक ना? यहीं पे बहुत कड़ा शासन व्यवस्था कर देते हैं, बहुत अलग किस्म का प्रशासन लगा देते हैं, ताकि किसी भी जो भी जैसे मंगोलिया से डर था, मंगोलिया जैसे अलग अलग जनजाति से डर था, तो वह भारत में जब भी घुसेगी तो लाहौर के ही होके घुसेगी। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक चाहते थे कि हम लाहौर में ही बैठ जाते हैं डट के और हम यहाँ से हिलेंगे नहीं और कोई दुश्मन को भी घुसने नहीं देंगे और हम अपने भारत का डेवलपमेंट भी करेंगे यहीं से बैठ करके, ठीक ना? ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान का पद भी धारण नहीं किया, क्योंकि वो कहा कि यह पद मेरे ससुर जी मोहम्मद गोरी का हक का पद है, इसलिए हम इसको धारण नहीं करेंगे। उनके जिद के वजह से हम यहाँ पे शासन कर रहे हैं, इसलिए हम बिना धारण किए आप लोग पे शासन करेंगे, ठीक ना? फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के पास बहुत सारे मुस्लिम भाई भी आए और बोले यहाँ पे एक भी मंदिर मस्जिद नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मंदिर ही है, भगवान कृष्ण का हनुमान मंदिर है, कृष्ण भगवान का मंदिर है, यहाँ पे शिवलिंग दिख रहा है, कहीं भी मस्जिद नहीं दिख रहा है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक बोले चिंता मत करो, हम आपके लिए मस्जिद भी बनवा देते हैं। तो कुछ बहुत अलग अलग जगह पे हजारों मस्जिद बनवाए कुतुबुद्दीन ऐबक अपने शासनकाल में। उसमें से कुछ प्रसिद्ध मस्जिद भी निकल के आता है, जैसे दिल्ली का आपका कुबतुल इस्लाम मस्जिद। आप अजमेर शरीफ चले जाओगे तो 2.5 दिन का झोपड़ा, इस सब मस्जिद से भी बीपीएससी वगैरह बड़े बड़े एग्जाम में सवाल आते हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, कुबत इस्लाम मस्जिद कहाँ है, कुबत इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया? तो कुबत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर शरीफ में है। एक चीज थोड़ा सा 2.5 दिन के झोपड़ा वाला जो है इसमें याद रखिएगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद सबसे पहले जो है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है वह चौहान वंश का अगर इतिहास पढ़िएगा ना तो पहले एक विद्यालय हुआ करता था, ठीक ना? और वह विद्यालय को ही कन्वर्ट कर करके तोड़ करके ध्वस्त करके वहां पे 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवा दिया गया, ठीक ना? और यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा वंश का विद्यालय को ध्वस्त करवाया? तो चौहान वंश का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक चौहान वंश का विद्यालय जो पुराना था उसको ध्वस्त करवा के वहीं पे 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवा दिए। तो जो भी इम्पोर्टेंट है यही सब यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब दिल्ली में इन्होंने कुतुब मीनार को भी बनवाया, क्योंकि एक कुतुब मीनार के पीछे एक कहानी क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक बहुत ही प्रिय सेनापति था जो मंगोल के आक्रमण के कारण मारा गया। उसका नाम था बख्तियार काकी खिलजी। आपको पता है या बख्तियार काकी खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी को जला दिया था। पूरा का पूरा बड़ा सा लाइब्रेरी था उसमें आग लगा दिया। ये इतना खतरनाक सेनापति था, ठीक ना? युद्ध के दौरान इन्होंने पूरा नालंदा विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी में आग लगा दिया। यही बख्तियार काकी खिलजी था। कुतुबुद्दीन ऐबक का एकदम राइट हैंड था ये बख्तियार काकी खिलजी। और जब बख्तियार काकी खिलजी मंगोल के आक्रमण के युद्ध के कारण मारा गया, क्योंकि यह अकेले ही 10-10 लोग से लड़ने चला जाता था, तो मंगोलिया इसको ट्रिक टेक्निक में फंसा करके साजिश खेल करके मार दिया, ठीक ना? और जब यह मर गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक को बहुत ज्यादा रोना आया, ठीक ना? कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत रोए और कुतुबुद्दीन ऐबक बोले कि यह मेरा प्रिय सेनापति गया है, कुछ ऐसा करेंगे यह प्रिय सेनापति के नाम पे कि पूरा भारत याद रखेगा। तो यह प्रिय सेनापति के नाम पे उन्होंने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया और उसी बख्तियार काकी खिलजी के नाम पे आज कुतुब मीनार दिल्ली में खड़ा है, ताकि आज भी लोग कुतुब मीनार को देखता है तो लोग याद करता है बख्तियार काकी खिलजी की मृत्यु को, ठीक ना? और यह बख्तियार काकी खिलजी कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक का एकदम करीबी सेनापति था, ठीक ना? एक चीज याद रखिएगा फ्रेंड, जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे इन्होंने कुतुब मीनार का सिर्फ नींव ही रखा, लेकिन कंप्लीट कराने का काम इनके दामाद ने किया, क्योंकि यह कंप्लीट नहीं करा सके क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे पढ़ाएंगे मृत्यु कैसे हुई थी, ठीक ना?
हालाँकि इनकी मृत्यु तो एक गेम खेल रहे थे घोड़ा से, गेम घोड़ा पे बैठ के चैगान पोलो नाम का गेम है, खेल है, वो खेल रहे थे और घोड़ा का पाँव जो है पत्थर से टकरा जाने की वजह से घोड़ा का एक्सीडेंट हो जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक भी घोड़ा के साथ ज़मीन पे पत्थर से कुतुबुद्दीन ऐबक का माथा टकरा जाता है और वर्ष 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। महज़ 4 साल का ही शासन, मतलब 1206 से लेकर के 1210 तक, मात्र 4 साल में ही इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक ना? तो इनका शासन भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब चूँकि लाहौर का गद्दी क्या था, खाली हो गया, ठीक ना? और इस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन जो इतना बढ़िया से चल रहा था, इन्होंने इतना सारा डेवलपमेंट कर रहा था, लोगों को नौकरी दे रहा था, लोगों को दान में लाखों रुपया दे रहा था, ये सब कुछ क्या हो गया, 1210 में खत्म हो गया। लाहौर में थी, लाहौर में ये राजधानी बनाए थे जब ये आए थे, तो इनका एक बेटा भी था जिसका नाम था आराम शाह। तो आराम शाह जो है वो राजा, सब अमीर लोग, जो भी सरदार लोग थे, अमीर लोग थे, मंत्रीगण थे, सब ने मिल करके आराम शाह को राजा बना दिया। अभी आराम शाह का आयु भी ज़्यादा नहीं हो रहा था, फिर भी आराम शाह को कम उम्र की आयु में ही राजा बना दिया गया और आराम शाह को एक ही बात बोला गया कि हम तुमको राजा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि तुम कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटा हो और पहले के ज़माना में ऐसा था कि राजा का बेटा ही राजा बनता था और आराम शाह को बोला गया कि तुम मेरा बात मानोगे तभी तुमको राजा बना रहे हैं, नहीं तो तुम्हारे जगह दूसरे को राजा बनाएंगे। तो आराम शाह बोला नहीं नहीं, आप जो मंत्री लोग, आप लोग जो कहोगे हम वही मानेंगे, आप लोग के ही कहने पे हम चलेंगे, आप लोग के अगेंस्ट नहीं आएंगे। तो मंत्री लोग को भी लगा कि अगर राजा मेरा बात सुनेगा तो इसको ही राजा बनाया जाए, तो राजा बना दिया। आराम शाह 1210 में राजा बना। ऐबक का पुत्र जो गद्दी पर बैठा, ठीक ना? पिता तो मर चुके थे कुतुबुद्दीन ऐबक, बट कुछ अमीर का ग्रुप इनको क्या किया, राजा बना दिया। कुछ दिन के बाद, लगभग महीना 2 महीना, महीना 2 महीना नहीं, लगभग 7-8 महीना के बाद पता चलता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश जो है कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक की लड़की, जो लड़की थी, उससे शादी किया था इल्तुतमिश और यह इल्तुतमिश दिल्ली में उस वक्त का मीर बाकी, जिसको मुख्यमंत्री कहते हैं, मीर बाकी के पद पे था। दिल्ली में ही आराम से ये अपना मुख्यमंत्री के पद पे था और कुतुबुद्दीन ऐबक का इकलौता दामाद था, ठीक ना? ये भी शुरुआती जीवन में इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास रहा है और दास से इसका भी सेम कहानी सेनापति बनने का एक जर्नी रहा है, ठीक ना? क्योंकि इल्तुतमिश भी एक अच्छा सेनापति उभर के आया बाद में और ये इसको भी राजा, मतलब मुख्यमंत्री बना दिया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के ही द्वारा। क्योंकि कोई भी बाप चाहता है कि मेरी बेटी का जो हस्बैंड है, दामाद है, वो अच्छे पद पे रहे, तो इसको मुख्यमंत्री बना दिया और इल्तुतमिश भी युद्ध नीति अच्छा जानता था। जब 7-8 महीना के बाद इसको पता चला कि इसका जो ससुर है, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक, वो घोड़ा से गिरने के बाद मर चुका है, तो यह दिल्ली से फौरन लाहौर के तरफ रवाना हुआ और लाहौर आया, ठीक ना? और आराम शाह को भरदम गरियाया कि रे भोंसड़ी वाला, तुमको समझ नहीं आता है कि एगो चिट्ठी भी लिख के कम से कम भेज दें अपने जीजा जी को कि पापा तुम्हारे मर चुके हैं और तुम हमको बताया भी नहीं। बताओ ये सब कितना गलत बात है। दौड़ा लाया दिल्ली से, कहाँ, लाहौर आया और खूब गरियाने लगा कि भाई साहब ये तुम्हारा ठीक संस्कार नहीं है। आराम साहब बोला अच्छा जीजा जी माफ़ करिए इस बात के लिए, चलिए बोलिए हम आपका क्या सेवा करें। तो कुतुबुद्दीन ऐबक बोला, कुतुबुद्दीन ऐबक मरा, ठीक है, नहीं बताया। इल्तुतमिश बोला तुम किससे पूछ के राजा बना? बोला जीजा जी क्या आप बात कर रहे हैं, आपको दिमाग अगर खराब हो गया क्या, किससे पूछ के क्या, हम बेटा थे कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो राजा हम ही ना बनेंगे? तो आराम इल्तुतमिश गरमा गए, बोले नहीं नहीं राजा तुम कैसे बनोगे, तुम हमसे पूछते तब ना, तुमको हम प्रधानमंत्री बनाते, राजा हम बनते। तो बोला ऐसे कैसे हो जाएगा? तो बोला एक काम करो, तुम अपना राजा वाला पद अभी त्याग दो और तुम प्रधानमंत्री के पद पे आओ। आराम शाह को बोले इल्तुतमिश, और हम राजा वाले पद पे आते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि तुम गुलाम वंश को डुबा दो, ठीक ना? क्योंकि तुमको तो उतना आता जाता कुछ नहीं है और तुमको युद्ध नीति भी नहीं आता है, तुम, हमको पता है कि तुम गुलाम वंश को डुबा दोगे। तो
इल्तुतमिश और आराम शाह जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटा थे, इसी बात पे इन दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हो गया और दोनों एक दूसरे से काफ़ी झगड़ा वगैरह करने लगे। और इल्तुतमिश को इतना मुंह लगा लिया ना आराम शाह, एकदम बोला दिमाग कम लगाइए, आप बहुत बोलते हैं, मतलब आप जाइए अपना जिस पद पे हैं वही पद पे आप आसीम रहिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक ना। इल्तुतमिश को गुस्सा आया और अपना तलवार निकाल करके आराम शाह को काट दिया भरी दरबार में ही, ठीक ना। पूरा दरबार में खून खून हो गया, आराम शाह को सीधे इसका गर्दन हवा में उड़ गया, इसका मुंडी, ठीक ना, आराम शाह का। लोग इल्तुतमिश पे गुस्सा हो गए कि भाई साहब, जब तुम अपना साला का नहीं हो पाया तो तुम किसका होगा। और इल्तुतमिश की जो वाइफ थी, मतलब आराम शाह की बहन, बहुत कानने पीटने लगी कि मेरा भाई को मार दिए रे बाप, बहुत रोने धोने लगी, ठीक ना। और फिर इल्तुतमिश बोला ड्रामाबाजी बंद करो, अब यहाँ से चलो और हम अपना राज्य अभिषेक करेंगे। और इल्तुतमिश बोले कि हम अपना राजधानी यहाँ लाहौर में नहीं रखेंगे, हम दिल्ली में ही रखेंगे, क्योंकि दिल्ली ही हमको सही लगता है, क्योंकि दिल्ली सेंटर पे है और यहाँ से शासन करना चारों तरफ क्या है, बहुत आसान है, ठीक ना, सेंटर से शासन करना। तो सब लोगों ने कहा ठीक है, आपका जैसा सोच है, ठीक ना, सेंटर से शासन करिए, तो अगर आपको लग रहा है तो वही करिए। तो वह दिल्ली आ गया और दिल्ली से ही वह अपना राज्य अभिषेक किया और अपने आप को राजा बनाया। लेकिन बहुत लोगों को चिर बन गया, चिर बढ़ इसलिए गया था क्योंकि वह अपने साला का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। दूसरा बात, वह राजधानी जो लाहौर से उठा करके दिल्ली आया, इस वजह से भी कुछ विरोधी उसके बन चुके थे। तो इल्तुतमिश के विरोधी, मतलब इल्तुतमिश को लगने लगा कि अब उसके जान खतरा में है और इल्तुतमिश के विरुद्ध में काफ़ी अलग-अलग अमीरों के द्वारा प्लानिंग बनाई जा रही थी इल्तुतमिश को मारने के लिए, ठीक ना। यह बात इल्तुतमिश को समझ में आ गया था। एक चीज़ याद रखिए कि आराम सा 1210 में ही राजा बना और 1210 में ही इसकी मृत्यु हो गई, ठीक ना, क्योंकि मार मार दिया गया अपने जीजाजी के द्वारा, आराम शाह को मार दिया गया। तो फिर 1210 में ही राजा अपने आप को इल्तुतमिश बनाया, खुद बना लिया अपने आप को राजा, और 1236 तक लगातार शासन किया इल्तुतमिश, ठीक ना। ये भी बहुत बड़ी बात है कि 1236 तक इल्तुतमिश अपने आप को शासन किया लगातार। वह दास भी था किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का, वह दामाद भी था कुतुबुद्दीन ऐबक का, और बाद में यह राजा भी बनता है। खलीफा से सुल्तान पद की अनुमति लिए बिना यह अपने आप को क्या बना लिया, राजा बना लिया। साम्राज्य को एक बहुत मजबूत व्यवस्था दिया, कौन, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, क्योंकि इसको युद्ध नीति बहुत बढ़िया आता था। और ऐसा कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक मात्र 4 साल शासन किए, जबकि आराम शाह कुछ 7 से 8 महीना शासन किया, और इल्तुतमिश लगभग 26 साल का शासन किया, 1210 से लेकर के 1236 तक। इसीलिए इसको गुलाम वंश का एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में देखा जाता है, ठीक ना। वास्तविक शासक के रूप में अगर गुलाम वंश का देखा जाए तो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही देखा जाता है, ठीक ना। यहाँ पर यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट आए तो आप हमको फील फ्री बता सकते हो। शासक शासन करने लगा बड़ा अच्छा से, ठीक ना। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद था इल्तुतमिश, अब अपना शासन व्यवस्था भारत में अच्छा से करने लगा, और इसी को वास्तविक शासक कहा जाने लगा गुलाम वंश का, ठीक ना। अब तो ऐबक रहे नहीं थे जिंदा, ना आराम सा जिंदा रहा था। लाहौर से राजधानी उठाकर कहाँ ले गया, दिल्ली, कौन ले गया, कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश ले गया, ठीक ना। और इल्तुतमिश ने एकता प्रथा भी चलाया अपने साम्राज्य में, मतलब कुछ जमीन को दिया लोगों को, आम जनता को, फिर वह जमीन का टैक्स वसूलने लगा। जनता को बोला जमीन दे रहे हैं, तुम लोग खेती करो और जो भी पैसा कमाओगे टैक्स दो। और टैक्स ले लेके जनता से अमीर बनने लगा इल्तुतमिश। और फिर अपने अंदर देखा कि भाई साहब इसका जान को खतरा है, तो अपने अंदर 40 को बॉडीगार्ड, मतलब 40 सरदार वाला एक बॉडीगार्ड, मतलब 40 सरदार वाला एक गुट बनाया, ठीक ना। और 40 जवान जवान लड़का को अपने आगे पीछे रखता था, जो इल्तुतमिश को बहुत रक्षा देते थे। और यही 40 में से बहुत सारे ऐसे लड़का थे जो इल्तुतमिश के बारे में पता लगाते थे, कहीं गुप्त रूप से अलग अलग राजा के बीच में जाके रहते थे, कहीं इल्तुतमिश के अगेंस्ट तो प्लानिंग नहीं बन रही है, गुप्तचर के रूप में वह सब काम करने लगता था, ठीक ना। और पूरा साम्राज्य में घूमता था और इल्तुतमिश को बताता था कि आपके अगेंस्ट में क्या प्लानिंग बन रही है।
आगे चलकर इल्तुतमिश जो है वह अरबी सिक्का भी चलाया, जैसे चांदी का टंका, तांबे का जीतल, यह सब बहुत महत्वपूर्ण सिक्का हुए हैं, ठीक ना। और इल्तुतमिश जो है कुतुब मीनार को भी कंप्लीट करा दिया, और इतना बढ़िया शासन व्यवस्था को बनाया कि वह अपने शासन के दम पे मंगोल का जितना बार भी आक्रमण हुआ चंगेज खान के द्वारा, जितना बार चंगेज खान अटैक किए मंगोल पे, ठीक ना, सभी बार इल्तुतमिश क्या हुआ, भारत को बचाया, ठीक ना। और इल्तुतमिश बढ़िया से शासन किया, एक मजबूत व्यवस्था गुलाम वंश को दिया। और जब मरने लगा तो मरने के वक्त इल्तुतमिश कहा कि मेरे दो बेटा एक बेटे, मेरे मेरे बेटा को राजा मत बनाना, मेरी बेटी बहुत पढ़ी लिखी लायक लग रही है, युद्ध नीति भी इसका अच्छा है, तो मेरी बेटी को ही क्या बनाना, राजा बनाना। लेकिन लोग इस बात से, लड़की थी उसकी बेटी रजिया सुल्तान, तो लोग लड़की को इतना इज्जत देते नहीं थे, तो बोले नहीं नहीं राजा हम बनाएंगे, तो हम बनाएंगे किसको, आपके बेटा को ही। इल्तुतमिश जब मर गया तो उसके बेटा को ही राजा बनाया, तो उसका जो बड़ा वाला लड़का रुकनुद्दीन फिरोज था उसको राजा बनाया। तो यह कोई खास राजा नहीं बना, ठीक ना। मतलब वो जो 40 सरदार, जो 40 गो तुर्कान चिहलगानी में गुट था, ठीक ना, 40 गो सरदार वाला जो बॉडीगार्ड इल्तुतमिश बनाए थे अपना रक्षा करने के लिए, वह 40 बॉडीगार्ड मिल करके किसको राजा बना दिया, उसके बड़े लड़का रुकनुद्दीन को। लेकिन ये रुकनुद्दीन जो था वह कोई काम का नहीं था, वह नालायक था, अयोग्य था, वह थोड़ा लफुआ टाइप का लड़का था, वह राजशाही पर ध्यान कम दे करके इधर उधर ज़्यादा ध्यान रखता था, इसलिए इसको अयोग्य साबित कर दिया गया, ठीक ना। अब जैसे ही अयोग्य साबित होता है तो ये कोई काम का नहीं रहता है, क्योंकि लोग को लगता था ये राजा वाला कोई काम कर ही नहीं रहा है, रुकनुद्दीन ये झूठ का अपना मनोरंजन में बिजी रहता है या कोई काम का नहीं है। इससे अच्छा हम जो राजा इल्तुतमिश कहे थे मरने के वक्त कि मेरी बेटी रजिया सुल्तान को ही राजा बनाओ, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक बार रजिया सुल्तान को ही राजा बना के देखते हैं। तो यह क्वेश्चन काफ़ी आएगा कि भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन बनी, तो रजिया सुल्तान ही भारत की पहला मुस्लिम महिला शासिका बनी। वह पुरुष जैसा कपड़ा पहनती थी, एकदम पुरुष जैसा ही स्टाइल था, ठीक ना। दरबार में बहुत अधिक लोग उसके सामने सिर झुकाना बहुत लोगों को पसंद नहीं था, क्योंकि लड़की थी और लड़की के सामने झुक के रहना बहुत लोगों को पसंद नहीं था। तो दो दरबार में समाज, मतलब उसका जो उसका साम्राज्य था, मंत्रिमंडल दो भाग में बट गया। पहला एक रजिया का समर्थक और दूसरा एक रजिया का विरोध, क्योंकि रजिया लड़की थी और लड़की से लोग जल करते थे, क्योंकि रजिया सुल्तान एक लाठी, एक टोपी और एक लड़का वाला वेशभूषा में रहती थी और लोगों पे शासन करती थी, तो लोगों को ये अच्छा लगता नहीं था, ठीक ना। तो कुछ लोग रजिया के समर्थक हो गए और कुछ लोग रजिया के विरोध करने लगे रजिया सुल्तान पे, ठीक ना। अब हम देखते हैं कि रजिया सुल्तान का एक्चुअली हिस्ट्री क्या बना। तो रजिया भी एकदम शासन वासन करने लगी बढ़िया से, और रजिया को एक लड़का याकुत नाम का लड़का से प्यार हो गया। याकुत कौन था, तो रजिया के ही दरबार में एक छोटा सा पुलिस वाला था, छोटा सा सिपाही, उसी से रजिया को प्यार हो गया। देखने में लड़का गोरा चिट्टा था, एकदम मस्त हैंडसम, और याकुत जो था रजिया सुल्तान से प्यार करने लगा। और एक पुलिस को प्यार एक राजकुमारी मतलब रानी से हो गया, ये बहुत बड़ा बात है। मतलब समझ लो कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति प्यार कर लिया बिहार पुलिस से, कुछ इस तरह का, ठीक ना। तो बहुत बड़ा पद का अंतर था, तो रजिया सुल्तान को लगने लगा कि याकूत छोटा पद पे है, एक काम करते हैं जब रानी हम ही हैं तो हम इसको बड़ा पद पे पैरवी करके पहुंचा देते हैं। उस वक्त दरबार में अश्वशाला का प्रधान की वैकेंसी आई। बहुत अमीर लोगों के बच्चे, ऊंचे ऊंचे कुल के बच्चे यह वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। अश्वशाला मतलब घोड़ा का रख रखाव करने वाला एक बहुत बड़ा प्रधान होता है, बड़ा पद होता है, उसके लिए बहुत घर के बच्चे इंतजार कर रहे थे सालों से, और यह वैकेंसी आया। और यह वैकेंसी जो आया इसमें उसका जो बॉयफ्रेंड था रजिया सुल्तान का याकूत, उसी को रजिया सुल्तान बना दी अश्वशाला का प्रधान पैरवी पे। तो बहुत सारे दरबारी इसके अगेंस्ट हो गए, बोले ए लड़की दिमाग लगता है रानी का खराब है क्या,
एक तो याकूत छोटे निम्न का मुसलमान है, उसको तुम इतना बड़ा पद दे दी, और कोई योग का नहीं है फिर भी उसको इतना बड़ा पद दे दी। ये क्या तुम्हारा तरीका है? ये तरीका तुम्हारा ठीक लगता नहीं है, ठीक ना। और सभी ने रजिया के अगेंस्ट में हो करके बहुत चिल्लाने लगा कि याकूत को क्यों मना दी, याकूत तुम्हारा बॉयफ्रेंड है इसलिए तुम उसको इतना बड़ा पद दे दी। लोग गड़माने लगे रजिया सुल्तान पे, ये सब तुम्हारा तरीका ठीक नहीं है। उससे लाइक लाइक लोग दरबार में बैठे हैं, तुम उसको असुशाला का प्रधान नहीं बना करके तुम याकूत को बना दी, ये अच्छा तुम नहीं की। लगभग लोग रजिया सुल्तान के अगेंस्ट में हो ही गए थे, ठीक ना। और सभी लोग दिल्ली से भाग करके भटिंडा चले गए, पंजाब साइड, रजिया के दरबार वाले। और भटिंडा के राजकुमार को हाथ पांव जोड़ने लगे कि आप अटैक करिए रजिया सुल्तान पे, हम आपको सपोर्ट करेंगे आंतरिक रूप से, अंदर रूप से, ठीक ना। अंदर अंदर हम आपके में ही मिले रहेंगे और रजिया सुल्तान के सामने लड़ने का खाली हम नाटक करेंगे। तो अल्तुनिया के राजा बोले नहीं नहीं, हम रजिया सुल्तान बहुत बड़ी शासिका है, हम उस पर अटैक कैसे कर सकते हैं, हम तो कुचले जाएंगे। रजिया रजिया तो भारत की राजकुमारी, हम तो छोटा सा भटिंडा का राजकुमार है, इसलिए हम अटैक नहीं करेंगे। फिर भी सभी दरबारी उसको मनाने लगा, बोला नहीं नहीं अटैक करिए ना, आपको हम कह रहे हैं ना अटैक करिए, रजिया सुल्तान पे आप अटैक करिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, फुल सपोर्ट मेरा रहेगा, ठीक ना। तो भटिंडा के राजकुमार जो अल्तुनिया थे वह अटैक कर दिए रजिया सुल्तान पे। तो अटैक में सबसे पहले जो उसका बॉयफ्रेंड याकूत था उसको तलवार से काट दिया गया। और फिर ये रजिया सुल्तान का जो सैनिक है वो हारने का ड्रामा करने लगा। तो रजिया सुल्तान को बर्दाश्त नहीं हुआ कि भाई साहब इसका सैनिक हार रहा है, वो भी छोटा मोटा राजा से। तो वह खुद युद्ध में कूद पड़ी और युद्ध में कूद के वह लड़ने लगी तलवार से रजिया सुल्तान। और इस प्रकार से रजिया सुल्तान और याकूत के बीच में जब तलवारबाजी होने लगा, लड़ाई होने लगा, तो जो याकूत मतलब जो भटिंडा का राजकुमार था, वह रजिया को सब लोग मिल करके बंदी बना के ले जाने लगा। बोला हम इसको भटिंडा ले जाएंगे, वहीं पे मार देंगे, ठीक ना। क्योंकि रजिया कहीं ना कहीं हार ही चुकी थी, इसका सैनिक लोग कोई काम का ही नहीं था। तो अल्तुनिया को ले जाने अल्तुनिया किसको ले जाने लगा, रजिया सुल्तान को पकड़ के अपने साथ भटिंडा। लेकिन जब बाद में रजिया सुल्तान का चेहरा देखा अल्तुनिया, तो इसको रजिया सुल्तान से प्यार हो गया, क्योंकि रजिया सुल्तान देखने में काफ़ी ही सुंदर लड़की, एक आकर्षक लड़की थी। और अल्तुनिया बोला कि भाई साहब इसको मारने से क्या फ़ायदा होगा, इससे शादी कर लेंगे तो कम से कम इतना बढ़िया सुंदर लड़की से शादी हो जाएगा, और इससे खुशी का बात क्या हो सकता है। अल्तुनिया उससे प्रपोज कर दिया, कि बोला कि हमको देखो तुमसे प्यार हो गया है, सो रजिया सुल्तान तुम हमसे शादी कर लो, और हमको बहुत खुशी होगा यदि तुम शादी कर लोगे, फिर हम दोनों मिलके अपना 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 साम्राज्य को चलाएंगे। तुम दिल्ली चले जाना शासन करने और हम अपना भटिंडा को चलाएंगे, ठीक ना। और दोनों हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे। तो रजिया को भी लगा चलो भाई साहब इससे शादी, क्योंकि याकूत अब मर ही चुका है तो इससे शादी करना ही इसको ठीक लग रहा था, ठीक ना। तो रजिया बोली ठीक है तुम हमसे शादी वादी कर लो। तो आराम से बहुत धूमधाम से भोज भात चला, कहाँ पे, भटिंडा में, एकदम मुर्गा मछली मीट सब चला भटिंडा में भोज भात। और रजिया सुल्तान का शादी किससे हो गया, अल्तुनिया से। और अल्तुनिया और रजिया एक पति पत्नी बन गए थे। और रजिया सुल्तान बोली अब हम दोनों का शादी का लगभग 1 महीना हो गया, अब तुम हमको पहुंचा दो कहाँ, दिल्ली, हम वहाँ पे शासन करेंगे और तुम भटिंडा में शासन करो, और दोनों मिलके खूब सारा पैसा कमाएंगे और अपना भविष्य को उज्जवल बनाएंगे, ठीक ना। तो यही सपना दोनों पति पत्नी देख लिया था। लेकिन यह बात रजिया सुल्तान के भाई को पता नहीं था, और रजिया सुल्तान के भाई को लगा कि मेरी बहन को ले गया है अल्तुनिया, तो अल्तुनिया वहीं मार देगा और फिर दिल्ली लूटने के लिए वह आएगा। और दिल्ली आने का रास्ता भटिंडा से एक ही था, कैथल नाम का एक रास्ता था, वही कैथल नामक रास्ता से वापस आते थे भटिंडा से दिल्ली। तो कैथल नामक रास्ता पे ही वह सैनिक लगा दिया, बोला जब भी 6 महीना साल भर के लिए सैनिक को तैनात कर दिया, बोला जब भी अल्तुनिया आए उसको गर्दन उड़ा देना, काट देना, दिल्ली तक पहुंचने ही नहीं देना, ठीक ना। रजिया सुल्तान का भाई यह साजिश पहले से ही कर दिया, ठीक ना। तो उसको क्या पता कि मेरी बहन से ही शादी वादी कर लिया है और मेरी बहन भी आएगी साथ में। तो आराम से दोनों रथ पे बैठ के आ रहे थे और कैथल नामक जगह पे
कैथल नामक रास्ता से जब आ रहे थे तो गुंडा को क्या पता कि रजिया सुल्तान है और इसकी मतलब रजिया सुल्तान बहन है रुकनुद्दीन की, और रुकनुद्दीन ही गुंडा रखा था, रुकनुद्दीन रजिया का भाई था। और वो जो गुंडा था उस दोनों को काट दिया, अल्तुनिया को भी तलवार से 10 टुकड़ा कर दिया, और रास्ता में रजिया सुल्तान को भी काट के खेत में ही गाड़ दिया, ठीक ना। और जब बाद में यह बात पता चलता है रजिया के भाई को, तो रजिया का भाई बहुत रोता है। उसको लगा कि मेरी बहन को भी काट दिया, ये बात अच्छा नहीं हमको लग रहा है। रजिया का भाई को लग रहा था कि अल्तुनिया ही ना उसकी बहन को मार देगा, क्योंकि वो ले काहे गया भटिंडा मारने के लिए, जिसको उसका भाई लोगों को बहुत अफसोस लगने लगा कि भग मेरी बहन को जिंदा वापस आ रही थी, वो भी मर गया, और फिर भटिंडा का राजकुमार भी मर गया, ये अच्छा बात नहीं हुआ, ठीक ना। इस प्रकार से वंश बहुत धोखेबाज निकला, रजिया का भाई सब बहुत धोखेबाज निकला, और इस प्रकार से बहराम शाह कोई खास राजा नहीं बना। 1240 में राजा फिर से बनाया गया था और 1242 तक काम किया। यह रजिया सुल्तान का भाई था छोटा वाला, और ये भी अयोग्य साबित हुआ। फिर उसके बाद इसका दूसरा वंश आते हैं जब अलाउद्दीन मसूद शाह हुआ, 42 से 46 तक शासन करते हैं। इसका भी इतिहास में कोई बड़ा नाम नहीं है, क्योंकि ये सब थोड़ा लफुआ टाइप का था, और ये सब राजशाही पर कम ध्यान दे करके ये सब ध्यान देता था किस चीज़ पर, खाली इधर उधर में रहता था, राजा वाजा वाला काम कम करता था, नशा ज़्यादा करता था, और लड़की वड़की के बीच में ज़्यादा रहता था, ये सब झूठ का दिन काटता था। इसके बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद आया, ठीक ना। और नसीरुद्दीन मोहम्मद जो है राजा बनता है, यह वर्ष 1246 में राजा बना, और 1246 के बाद से लेकर के 1266 तक नसीरुद्दीन शासन किया। ये नसीरुद्दीन भी रजिया का भाई ही था, ठीक ना, ये भी उसी के वंश का था। लेकिन नसीरुद्दीन जो है इतना मतलब रईस राजा की तरह जीवन जीने लगा कि इसका वंश जो है ना, इसका साम्राज्य धीरे धीरे गरीब होने लगा, और इसका साम्राज्य गरीब होने लगा, और गरीब होने के वजह से लगभग जो बलमन था उसको प्रधानमंत्री बनाया, ठीक ना, यह नसीरुद्दीन। और बलमन को उलुग खान का भी उपाधि दिया था, ठीक ना। और नसीरुद्दीन जब बलमन की बेटी को देखा था तो बलमन की बेटी बहुत सुंदर लगी थी, तो नसीरुद्दीन बोला कि बलमन जो था ना उसके सैनिक का एक बड़ा मतलब अधिकारी हो गया था। ये बलमन कहाँ से आया, तो तुर्कान ए चिहलगानी आप पढ़े हो ना, वो जो 40 को सरदार का बॉडीगार्ड इल्तुतमिश रखा था, वही बॉडीगार्ड जो है ना प्रमोशन ले लेके उसी में से एक बलमन था, ठीक ना। और मतलब बलमन बड़ा अधिकारी के पद पे था, तो बलमन एक दिन खाना के लिए नसीरुद्दीन को बुलाया अपने घर, तो नसीरुद्दीन गए और उसकी ध्यान उसकी बेटी पे पड़ गया, तो उसकी बोले बेटी तो आपकी काफ़ी सुंदर है, क्या आप अपनी बेटी से मेरा शादी कर दोगे। तो बलमन बोला कि इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, तो बोला आपको हम प्रधानमंत्री का पद दे देंगे। बलमन बोला अरे भाई साहब चलो ठीक है आप शादी कर लेना, ठीक ना। और नसीरुद्दीन मोहम्मद जो राजा था गुलाम वंश का चौथा पचमा राजा, इससे बलमन की बेटी का शादी हो गया। और बलमन जो है वह लगभग एज बलमन का भी अच्छा मतलब 70 साल बलमन का भी होता होगा, ठीक ना। और बलमन की बेटी से शादी करा दिया नसीरुद्दीन का। और फिर बलमन बोला ठीक है भाई साहब आप मेरे घर खाना खाने के लिए आओ, राजा को बुलाया। तो राजा जो नसीरुद्दीन थे वह बलमन के घर खाना खाने के लिए गए, और बलमन खाना में जहर मिला करके दामाद को ही क्या कर दिया, मार दिया, ठीक ना। क्योंकि अब बलमन के मन में एक पाप घुस गया था, वह राजा बनने का पाप था, ठीक ना। बलमन बहुत ही चतुर था, वह अलग अलग शासक से अपनी शक्ति को बढ़ाते गया, और वह अपनी पुत्री का विवाह किससे करा दिया गया, राजा से ही करा दिया गया, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह से करवा दिया। परिणाम यह हुआ कि बलमन का दामाद राजा हुआ, और अंत में बलमन ने अपने दामाद की हत्या करवा कर खुद ही शासक बनने का सपना देख लिया, और ऐसा किया भी। बलमन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलमन था, ठीक ना। और इसको उलुग खान की उपाधि किसके द्वारा मिली थी, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह के ही द्वारा इसको उलुग खान की उपाधि मिली थी, ठीक ना। और वह कौन थे, इसके दामाद थे। नसीरुद्दीन को जहर खिला के क्या कर दिया, मार दिया। और फिर ठीक ना, और बलमन खुद को राजा बना लिया,
और बलमन की बेटी बहुत चिल्ला के कानने लगी, क्यों मेरे पति को मार दिए, ये अच्छा काम आप नहीं किए, मेरे पति को क्यों मार दिए, आप बुढ़ऊ राजा बनिएगा, आप मेरे पिता, आपका 70 साल उम्र हो गई, आपका दिमाग घसक गया। बलमन बोला, चुप रहो, तुम्हारा दिमाग घसक गया, राजा बनने का सपना जीवन में एक बार सबको होता है, ठीक ना। तो अपनी बेटी से भी झगड़ा कर लिया बलमन, और नसीरुद्दीन मोहम्मद को जहर खिला के मार दिया, तो फिर खुद अपने आप को राजा बनाया। जनता बोला कि आप जब अपने दामाद का नहीं हुए तो आप मेरा क्या होइएगा, जनता भी इसके अगेंस्ट में विरोध करने लगा। लेकिन जो बलमन थे वह तलवार के दम पे शासन करता था, मतलब वह क्या किया कि तलवार के दम पे सभी जनता का मुंह बंद कर दिया, ठीक ना। और जल और बलमन के साथ जितना भी लड़का ज्वाइन किया था 40 गो बॉडीगार्ड में, वो 40 बलमन के अगेंस्ट में, मतलब 39 हो गया ना, एगो तो बलमन इतना बड़ा पद पे आ गया, तो 39 बोला कि जब आप इतना बड़े पद पे चले गए हैं तो क्यों नहीं हम भी इतना बड़े पद पे जाएंगे। तो सब मिल करके मतलब बलबन के अगेंस्ट में मोर्चा निकालने लगा कि बलबन को राजा नहीं बनना चाहिए। बलबन एक छोटा सा बॉडीगार्ड के रूप में इस वंश में चयनित हुआ था, बलबन इस वंश का भी नहीं है, बलबन क्यों राजा बना। तो बलबन को जब यह बात पता चला कि वह 39 जो उसके साथ उसके मित्र लोग ज्वाइन किए थे, वही भी तुर्कानी चिहलगानी ग्रुप में जो अलग अलग 39 लोग ज्वाइन किए थे, वो सब इसके अगेंस्ट में मोर्चा निकाल रहे हैं। तो बलबन अपने तलवार के दम पर सबको मरवा दिया, ठीक ना। वह 39 लोगों का मर्डर करवा दिया बलबन, जो उसके साथ ज्वाइन किए थे बॉडीगार्ड के रूप में, ठीक ना। जो 40 को गुट बनाया था ना इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का रक्षा करने के लिए, उसी में से एक बलबन भी था, और बलबन सबको मरवा भी दिया, ठीक ना। और बलबन कहा कि हम बलबन अपने आप को कहा कि बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई, ठीक ना। मतलब तलवार के दम पर शासन चलाना शुरू किया, और बलबन लोगों को कहता था कि हमको अल्लाह ने भेजा है तुम पे शासन करने के लिए, हम अपने मन से नहीं आए हैं, बिना भगवान के मर्जी से हम तुम पे शासन नहीं कर रहे हैं, सो तुम मेरे अंदर रहो, अल्लाह ने तुम पे शासन करने के लिए हमको भेजा है, ठीक ना। और जो भी बलबन के अगेंस्ट बोलता था उसको बलबन, उसका गर्दन बलबन तलवार से उड़ा देता था, ठीक ना। बलबन बहुत ही क्रूर, बहुत ही ज़्यादा मतलब दरिंदा टाइप का शासक था, मतलब किसी का हल्का सा उसके मन में दया नहीं था। जब वो अपने दामाद को कटवा दिया, तलवार से मार दिया, जहर खिला करके मार दिया, तो दूसरे का क्या होगा, ठीक ना। उसने अपने आप को जिल्लाह अल्लाह कहा, जिल्ले अल्लाह। इसका मतलब क्या होता है, भगवान का प्रतिनिधि। वह एक निरंकुश शासक के रूप में उभरा, ठीक ना। क्योंकि जिस मतलब 40 गो सदस्य जितना भी था, उस 40 गो सदस्य में वो लगभग सबका हत्या करा ही दिया, अभी बताए ही। 39 लोग जो बचे थे उसके मित्र लोग, जो उसके अगेंस्ट में हल्का सा भी आवाज उठाता था बलवान उसको मरवा देता था। उसने साम्राज्य के विस्तार के जो भी बाधक बन रहे थे, ठीक ना, उसको वह बलवान मार गिराता था। तुर्कान चिहलगानी ग्रुप को भी समाप्त कर दिया था बलबन, और बलबन अपने ही राजा का हत्या करके सिंहासन पर बैठा, और इस प्रकार से उसके बहुत सारे विरोधी हुए, और बलबन ने उस सभी विरोधी को तलवार के दम पे दबाया, ठीक ना। और बलबन ने दीवान ए अर्ज नामक एक सैनिक व्यवस्था बनाया जो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक ना। यह सैनिक व्यवस्था सैनिक को संचालित करती थी और सैनिक को ट्रेनिंग देती थी, ठीक ना। बलमन कहा, हम बहुत ऊंचे कुल के मुसलमान हैं, ठीक ना, और हम बहुत ऊंचे कुल के मुसलमान हैं, इस प्रकार से तुम्हें मेरा सम्मान करना ही चाहिए, ठीक ना। जनता को बोला, क्योंकि सम्मान करना सीखो, राजा का सम्मान किया जाता है। और उसने सम्मान के लिए ही सिजदा और पाबोस जैसा व्यवस्था चलाया। सिजदा का मतलब होता है दरबार के अंदर घुसने के साथ सर को झुका करके सलाम करना, ठीक ना। और पाबोस का मतलब होता है पाँव को चूम लेना, ठीक ना, सूत करके पाँव को चूमना। लेकिन मुस्लिम धर्म में एक कहावत है कि मुस्लिम लोग जल्दी पाँव वगैरह चूमता नहीं है, इसलिए क्योंकि वह अल्लाह के सामने ही सिर्फ झुकना पसंद करता है, उसके अलावा मुस्लिम में कहीं नहीं झुकता है, अल्लाह के अलावा कहीं नहीं झुक सकता है। लेकिन यह बलमन इतना क्रूर राजा था कि अपने सामने कई मुसलमान को भी झुका देता था, ठीक ना, तलवार के दम पर। यह बलमन बहुत खचड़ा था, मतलब लोग कहता था कि जब दमादे का नहीं हुआ बलमन तो मेरा खाक होगा, या बलमन ठीक आदमी नहीं बुझा रहा है। लेकिन बलमन लोगों पे शासन करते ही रहा, लोगों को सताते ही रहा, और अच्छा आदमी के रूप में बलमन नहीं देखा जाता था, ठीक ना। लेकिन हाँ, एक मजबूत व्यवस्था बलमन साम्राज्य को दिया, और सैनिक के दम पर कई बार वह मंगोलिया आक्रमण से भी बचा रहा, ठीक ना।
अपने आप को बलमन है ना बहुत ऊंचा किस्म का मुसलमान बताता था जनता के सामने। और बलमन जो है नवरोज प्रथा जो फारसी त्योहार है, नए वर्ष का त्योहार, उसको भी बलमन क्या करा दिया, शुरू कराया, ठीक ना। जो हैप्पी न्यू ईयर आज की डेट में आप लोग कहते हो ना, इसको भी बलमन क्या कराया, शुरू करा दिया गया। और बलमन ने इल्तुतमिश के बाद भारतीय सीमा को मंगोल के आक्रमण से कई बार बचाया, ठीक ना। बलमन जो था वो मतलब अमीर खुसरो जो था और अमीर हसन, ऐसे बड़े बड़े कवि भी बलमन बलमन के दरबार में रहते थे, ठीक ना। अमीर खुसरो, अमीर हसन, और ये सभी बलमन के बारे में बताते थे कि बलमन कितना बड़ा लिच्चड़ था, वो अपने दामाद को मार करके बुढ़ऊ खुद राजा बन गया, ठीक ना। यह बलमन का हिस्ट्री आप लोग भी याद रखिए, कितना खराब ही आदमी था। और इसकी मृत्यु 1287 में हो जाती है। और फिर इसका पगला बेटा जो दूगो था, एगो कैकुबाद एगो क्यूमर्स। पहले कैकुबाद राजा बनता है, ये भी इतना पैसा वाला का बेटा था कि ये भी दिन भर इधर उधर रहता है, इसको शासन वासन करने में मने नहीं लगता है, इसलिए इसको सब जनता मिल के दरबारी मिल करके हटा देती है। और फिर इसका छोटका लड़का जो कैकुबाद है उसको राजा बनाया जाता है। ये भी एक नंबर का लफ्फू था, एकदम इधर उधर में ही खाली रहता था, इन लोग को शासन वासन करने में बिल्कुल मन नहीं लगता था, ठीक ना। और फिर इसका भी हत्या करवा दिया जाता है, किसके द्वारा, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। और जलालुद्दीन खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या कर देता है और एक नया वंश स्थापित करता है, खिलजी वंश, जो कि आपको हम अगले वीडियो में खिलजी वंश पढ़ाएंगे, ठीक ना। जो कि 1290 से लेकर के 1320 तक का एक वंश चलता है, खिलजी वंश। और खिलजी वंश की भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर फ्रेंड आपको मेरा ये कहानी का सीरीज अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। देखो बलमन का कर्म अच्छा नहीं था तो उसका बेटा अच्छा हुआ, दोनों बेटा एक नंबर खत्म निकल गया और ये गुलाम वंश को ले डूबा, ठीक ना। अगर बलमन बहुत ईमानदार और अच्छा रहता, मेहनत से रहता, धोखाधड़ी नहीं करता, तो उसका दोनों बच्चा भी अच्छा निकल जाता, कैकुबाद भी अच्छा निकलता, क्यूमर्स भी अच्छा निकलता। लेकिन बलमन के कर्म के कारण ही उसका दोनों बच्चा अच्छा नहीं निकला, अयोग्य शासक के रूप में साबित हुआ और कुछ ही महीनों में इसका जो शासन है समाप्त हो गया इसका बच्चा का। और फिर इस मारा गया किसके द्वारा, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा मारा गया युद्ध में। और फिर खिलजी वंश की स्थापना हो गई, ठीक ना। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और भी कहानी के तरह वीडियो बनाने में हिम्मत मिल सके और हम आप लोगों के बीच में वीडियो बनाने के लिए थोड़ा मोटिवेट हों और अलग अलग तरह का वीडियो लाएं, ठीक ना। चलिए फ्रेंड, आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।